नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। कई महीनों बाद ये कार्यक्रम एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, तो खुशी की बात है। आप पूछेंगे बंद क्यों हो गया? बंद नहीं हुआ था, ये कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली, तो उनमें से एक ये भी था। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम वापस आ गया है। अब मैं आपसे आज का जो मुद्दा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो बहुत अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि बड़े नाटकीय अंदाज में एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया। और ये वो सांसद हैं जो कि जिनके पास अभी अपना पूरा कार्यकाल बचा हुआ था, करीब 5-1 साल से ज़्यादा बचे हुए थे सामने। 2026 में जाके उनका कार्यकाल खत्म होता, लेकिन इस्तीफा उन्होंने आज ही दे दिया। क्यों दे दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वो इस्तीफा दे गए, और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी? अब ये सारी चीज़ें तो विश्लेषण चलता ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद, अब पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी की। दरअसल दिनेश त्रिवेदी बहुत टाइम से, और क्योंकि हमने भी उनको कई बार इंटरव्यू किया है और हमने देखा है कि वो जो तृणमूल कांग्रेस की जो ऑफिशियल लाइन होती है, जिसके बारे में डेरेक ओब्रायन बोलते हैं, जिसके बारे में महुआ मोइत्रा बोलती हैं, जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस के और नेता बोलते हैं, दिनेश त्रिवेदी पिछले कुछ महीनों से उस लाइन से जरा हट के बोल रहे थे, थोड़ा सा अलग कुछ बोल रहे थे। पूरी तरीके से एक रूलिंग पार्टी की लाइन नहीं ले रहे थे। कहीं आप ये सोचें कि वो अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी और, वो एक मिडिल ऑफ द रोड लाइन ले रहे थे कि ना अपनी पार्टी की ना किसी और की, बीच में। उसी से शक पैदा होना शुरू हुआ। उनकी पार्टी में ये अनबन काफी टाइम से थी। मैं अगर आपको एक व्यक्तिगत वाकया बताऊं तो एक बार ऐसा हुआ, और ज्यादा डिटेल तो नहीं दूंगा क्योंकि पर्सनल चीजों के बारे में इस तरीके से पब्लिक मन से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो आए, उन्होंने अपना कुछ बयान दिया, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उस बयान को उनकी अपनी पार्टी में ही सराहा नहीं गया। तो अब आप इसी से समझ जाए, इससे भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका बखान या उसका उल्लेख मैं इस तरीके से एक पब्लिक मंच पर नहीं करूंगा। बहरहाल ये काफी समय से चल रहा था। उन्होंने आज संसद में खड़े होकर के राज्यसभा में अपनी बात बोली, और बात बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा देने के लिए वो जो सभापति हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनके पास गए, इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया हाउस में। उसके बाद तृणमूल की तरफ से बयान आया। तृणमूल ने कहा कि तृणमूल का मतलब ये होता है कि जड़ से जुड़ा हुआ, तो हम कोई बात नहीं, दिनेश त्रिवेदी चले गए तो कोई और जड़ से जुड़ा हुआ आदमी हम सांसद के रूप में भेजेंगे। ये तृणमूल की पोजीशन हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि ओहो दिनेश त्रिवेदी नाराज हो गए तो उनको जरा रोक लिया जाए या मान मनुहार कर ली जाए। वो सब कुछ नहीं, सीधा कि जड़ से जुड़ा हुआ लाएंगे, जाना है तो जाओ। टोन बिल्कुल पार्टी का वैसे ही था। इसका मतलब ये था कि मन वो भी बनाए बैठे थे और तैयारी इन्होंने भी अपनी कर ली थी। अब इन सब चीजों को लेते हुए मेन चीज ये है कि अब ये देखना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, ऐसी स्थिति आई क्यों। तो मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कुछ ऐसे प्रकरण के बारे में जो कि जिनका आज से कोई लेना देना है ही नहीं। वो आज से कई साल पुराना प्रकरण है, और उस समय मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर था और मैंने उसको कवर भी किया था। और क्या वहीं इसकी जड़ जो आज हुआ है, जो टीस आज निकली है, क्या इसके बीज उस समय के बोए हुए हैं या उस समय की तकलीफ है जो अब सामने आ रही है? ये एक बड़ी बात है। तो किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अब उसको देखने के लिए, ताकि डेट्स गलत ना हो, तो मैं कुछ अपने नोट्स को भी देखूंगा। तो दरअसल बात है 2012 की। हम 2021 में हैं और ये बात है 2012 की। तो दिनेश त्रिवेदी 2012 में क्या थे और क्या उस समय की टीस उनको अभी भी सता रही है। दिनेश त्रिवेदी 2012 में थे इस देश के रेल मंत्री। मनमोहन सिंह की कैबिनेट में तृणमूल कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए भारत सरकार के रेल मंत्री। 2012 में उन्होंने रेल बजट भी प्रस्तुत किया।
रेल बजट प्रस्तुत करके उन्होंने वो बोला जो कि मनमोहन सिंह काफी टाइम से उसका उल्लेख कर रहे थे। मनमोहन सिंह इसमें विश्वास भी रखते थे। उनका यह मानना था कि बहुत हर समय लोक लुभावन अगर आप बात करेंगे और रेलवे को एकदम लोक लुभावन घोषणाओं का माध्यम बना देंगे तो उससे रेल व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि रेल चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए। और अगर आप हमेशा रेल फेयर जो है, पैसेंजर्स का जो भाड़ा है, उसको अगर आप वृद्धि नहीं करेंगे, उसको अटका के रखेंगे, तो ये चीज ठीक नहीं होगी। खुले मंच से ये सब चीजें नहीं बोली जाती थी, लेकिन अंदरूनी रूप से इस बारे में चर्चा होती थी। तो जब रेल बजट के बारे में बात हुई तो दिनेश त्रिवेदी जो 2012 में, मार्च 2012 में जब अपना रेल बजट उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने उस रेल बजट में मनमोहन सिंह द्वारा बोली हुई ये बात या कही हुई ये बात या अंदरूनी रूप से डिस्कस की हुई बात पर अमल करते हुए अपने रेल बजट में 2 पैसे प्रति किलोमीटर से लेके 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। और ये किस चीज में उन्होंने घोषणा की? पैसेंजर रेल फेयर में, कि जो यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं उनके रेल फेयर में ये बढ़ोतरी की जाए। फ्रेट में इतनी, वो डिटेल्स तो एग्जैक्टली नहीं है, वो उसमें इतिहास में जाना पड़ेगा। मोटी मोटी बात ये थी कि जो चीज उस समय कोई सरकार या कोई भी दल नहीं छूना चाहता था। खासतौर से आप जरा और बैकग्राउंड में जाइए तो ये लालू यादव जब रेल मंत्री थे उससे पहले ये वो वाला दौर है जिसमें लालू यादव ने 1 पैसा ना पैसेंजर रेट में बढ़ाए और उन्होंने रेलवे को बड़े मुनाफे में ले आए, या रेलवे की इकोनॉमी इतनी अच्छी कर दी कि वो मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाए जाने लगे। इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में जब ये फैसला ले लिया गया कि किराया बढ़ा दिया जाए, तो उसको, वो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी फैसला था, बहुत बड़ा फैसला था। मतलब इसमें राजनीति इफेक्ट हो जाती, ऐसा माना जा रहा था, उस तरीके का फैसला था। खैर, ये फैसला ले लिया। अब ये फैसला ले लेना अपने आप में कहानी नहीं है, असली कहानी शुरू होती है इसके बाद। रेल मंत्री रेल फेयर की घोषणा करते हैं, उसके बाद वो घर आते हैं अपने, इतने में उनकी जो मुखिया है ममता बनर्जी, उनसे फोन आता है, जो खुद भी इतिहास में रेल मंत्री रह चुकी हैं, उनकी तरफ से फोन आता है, डांट पड़ती है उनको तथाकथित रूप से, और उनसे यह कहा जाता है अपनी ये घोषणा वापस लो। और सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद तथाकथित रूप से दिनेश त्रिवेदी को ममता बनर्जी कहती हैं कि अब आप इस्तीफा दीजिए अपने पद से। सोचिए, और ये सब 12 घंटे के बजट पेश करने के 12 घंटे के अंदर अंदर, 9-10 घंटे के अंदर अंदर हो गया। मतलब रात में, मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था। सुबह रेल बजट प्रस्तुत हुआ। उन दिनों एक ही बजट नहीं होता था जैसे अब होता है। रेल बजट जो है वो 2 दिन पहले और यूनियन बजट बाद में। तो रेल बजट के दिन जब बजट प्रस्तुत हुआ, उसके बाद शाम को दिनेश त्रिवेदी के घर में एकदम गाड़ियों की आवाजाही, दिनेश त्रिवेदी कहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तथाकथित रूप से उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उनकी जो मुखिया थी ममता बनर्जी ने। तो क्या ये उस समय की टीस अब निकल रही है? 9 साल पुरानी टीस इस तरीके, क्योंकि उसके बाद एक तरीके से माना जाने लगा कि तृणमूल कांग्रेस में इनको पद जरूर मिला, वो अलग अलग भूमिकाएं भी उन्होंने निभाई हैं, लेकिन वो जो रसूख और रुतबा था एक समय पे दिनेश त्रिवेदी का, वो पिछले कुछ समय में तृणमूल कांग्रेस में उस तरीके से नहीं देखने को मिलता था। तो क्या इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी, और आज मौके की तलाश करके दिनेश त्रिवेदी ने यह फैसला लिया है। इसमें एक और डायनामिक्स हैं जो कि समझने बहुत जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस में एक नए किस्म का राज और या शासन या अंदरूनी मैनेजमेंट शुरू हुआ है। एक तो यह है कि मीडिया से कितनी बात की जाए, या क्या बोला जाए, या पब्लिक में क्या बोला जाए, ये डेरेक ओब्रायन तय करते हैं। और जब डेरेक ओब्रायन और दिनेश त्रिवेदी का, अगर आपको अंदर की बात बताएं इशारों में, तो ज्यादा बनती नहीं बनती, सीधी सी बात है। तो एक ये टीस थी कि मैं इतना सीनियर आदमी, बताओ मैं ऐसे ऑर्डर्स क्यों लूं। इसके बाद एक और चीज ये हुई जो डायनामिक्स तृणमूल कांग्रेस में बदली है, वो है प्रशांत किशोर की एंट्री। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत बदल गई हैं कि क्या फैसला कैसे लिया जाए। बहुत सारे लोगों का रसूख और वर्चस्व, कि किस तरीके से वो अपने आप को पाते हैं तृणमूल कांग्रेस के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो भी
थोड़ा सा बदला है। इसके चलते बहुत सारे लोग तृणमूल कांग्रेस से निकले, शुभेंदु अधिकारी वगैरह सब, वो तो सब बीजेपी चले गए। लेकिन ये जो तमाम कारण हैं उस रेल बजट के प्रकरण से लेकर के और उसके बाद लगातार उनकी अंदरूनी लड़ाई डेरेक ओब्रायन से लेकर के और प्रशांत किशोर वाला एंगल से लेकर के और तमाम चीजें जो हो रही हैं, इन सब के चलते अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने आज अपनी बात करते हुए शायद इस तरीके का इशारा भी दे दिया कि अभी बंगाल के लिए और काम करना है, तो किसके लिए काम करेंगे? खुद काम करेंगे या किसी पार्टी के साथ जुड़ करके काम करेंगे? ये एक बड़ी जरूरी बात होगी। अब आपको मेरा फोन कहां गया? आपको मैं बोलते बोलते जरा जल्दी से अपने फोन में ट्विटर पे जाकर के दिखाता हूं कि आगे दिनेश त्रिवेदी क्या कर सकते हैं। ये बड़ा अहम होगा और ये ट्वीट जो है वो आपको उससे कुछ हद तक आइडिया मिल जाएगा कि दिनेश त्रिवेदी के मन में क्या है, कि वो कहां जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूं। अब आप अगर बारीकी से देखें, ये एक दिन पहले का नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं, इंडिया इज प्राउड ऑफ द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल प्रोग्रेस एंड इन एनहांसिंग इंडियाज प्रेस्टीज ग्लोबली। अगर आपको याद हो कि ये जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर, देखिए सुनते हैं क्या बोला उन्होंने, तेज कर देते हैं। तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने ये अपना भाषण दिया, इसके बाद राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो का तंज कसा, उसको लेकर के पब्लिक में प्राइवेट सेक्टर के बारे में बातचीत हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस ट्वीट पर, प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ओपनली सपोर्ट किया। आमतौर से माना जाता है कि राजनेता जो है प्राइवेट सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला, एक बड़ी बोल्ड पोजीशन ले ली और इंडस्ट्री उसको सराह भी रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पोजीशन ले ली, तृणमूल कांग्रेस की भी एक पोजीशन है इस पर। लेकिन उससे विपरीत अपने इस्तीफे के एक दिन पहले दिनेश त्रिवेदी क्या कहते हैं, आइए वो देखते हैं। वो लिखते हैं, आई एम पर्सनली, जरा जूम कर लें, आई एम पर्सनली इन अग्रीमेंट विद दिस, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को सराहने को लेकर के आई एम इन अग्रीमेंट विद दिस। द वे फॉरवर्ड इज टू लेट आवर यंग talented mind innovate, create and distribute wealth, pay government levies, create jobs. For that our government officers, babus too, need to encourage the youth. यानी कि तृणमूल कांग्रेस की लाइन और कांग्रेस की लाइन और विपक्ष की लाइन से विपरीत हटके दिनेश त्रिवेदी ने दोबारा एक अपनी लाइन ली। और इससे पहले के भी कुछ ट्वीट हैं जिसमें वो ना तो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं ना अपनी पार्टी की तरफ से, एक बीच की लाइन, एक बीच धारा लेकर के चले। इसमें उन्होंने ओपनली प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर दिया। तो अब इशारों में क्या माना जाए कि दिनेश त्रिवेदी कहां जाएंगे? चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, बीजेपी को अभी जबरदस्त एक इनिशिएटिव चल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से लोग आते चले जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि ये तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है कि यहां से लोग लो और वहां जाके उन पे जो आरोप लगे होंगे दाग के, वो दाग सब साफ हो जाएंगे। तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन क्या दिनेश त्रिवेदी इस बीजेपी की वॉशिंग मशीन में या बीजेपी में जाएंगे या नहीं? जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे ऐसे लगता है कि उनका रुझान जरूर बन रहा है, पर क्या वो कदम उठा ले जाएंगे? और अगर कदम उठाएंगे भी तो किस तरीके से वो अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे? क्या केंद्र में शामिल होंगे? क्योंकि देखिए बहुत बड़े नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। या फिर वो बंगाल की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे, भाजपा के लिए निभाएंगे और भाजपा के लिए निभाएंगे। और अगर सरकार में भी अगर मगर बहुत है तो फिर किस किस्म का मंत्रालय पाएंगे? स्टेट में रहेंगे या सेंटर में आएंगे? ये सारी चीजें अभी इशारों में ही चल रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।